सभी छात्र छात्राओं का पुनः बायोलॉजी शिक्षा में स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान प्रश्न पत्र 2023 को हल करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पत्र का पैटर्न देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन होते हैं, कितने प्रश्न आते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। आप प्रश्न पत्र को स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये 2023 का सेट 3 है। ये प्रश्न पत्र कोड, यहाँ पर रोल नंबर आपको भरना होता है। अधिकतम अंक 70 और आपको निर्धारित जो इसमें समय दिया है 3 घंटे। यहाँ पर कुछ नोट है जो कि परीक्षार्थी को आवश्यक रूप से इसको पढ़ लेना चाहिए। हम सीधे आते हैं नीचे सामान्य निर्देशों पर। सामान्य निर्देशों को भी सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है और इनका सख्ती से पालन करना है। तो सबसे पहला इसमें है कि 33 प्रश्न है इस प्रश्न पत्र में और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 5 खंड होंगे, 5 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड क, ख, ग, घ और ङ। खंड क में 1 से प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू हैं, जो कि एक एक अंक के प्रश्न हैं। खंड ख में प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर हैं, जो कि 2-2 अंकों के प्रश्न हैं। खंड ग में प्रश्न संख्या 32 से 28 तक लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर प्रकार के जो है क्वेश्चन है, जो कि 3-3 अंकों के हैं। खंड घ में प्रश्न संख्या जो 29 एंड 30 ये केस आधारित प्रश्न है, जो कि 4-4 अंकों के प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न में उप प्रश्न है तथा एक उप प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी दिया गया है। इसके बाद जो अंतिम खंड यहाँ पर दिया हुआ है, इस 31 से लेकर के 33 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये, और ये 5-5 अंकों के प्रश्न हैं। प्रश्न में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि खंड ख के एक प्रश्न में, खंड ग के एक प्रश्न में, खंड घ के 2 प्रश्नों में तथा खंड ग के 3 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है। यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं वो कुछ में ही हैं, ज्यादा नहीं दिए गए हैं। तो परीक्षार्थी को इन प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। फिर जहां कहीं आवश्यक हो, साफ सुथरे और उचित रूप से नामांकित चित्र बनाए जाने चाहिए। तो जीव विज्ञान में डायग्राम का बहुत महत्व है, इसलिए जहां पर भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर डायग्राम जरूर आप बना लीजिएगा, चाहे पूछा है अथवा नहीं भी पूछा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका पहला खंड क पर हम बात कर लेते हैं कि खंड क जैसे कि ऊपर बताया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और इसके प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक अंक का है। तो पहला प्रश्न आइए देखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मानव अंडाणु का दूसरा अर्धसूत्री विभाजन संपन्न अथवा पूरा होने का समय है। यानी कि जो ओवम है उसका दूसरा अर्धसूत्री विभाजन कब संपन्न होता है, उसका समय कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, जो सही होगा उसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में आपको क्या करना है, लिखना है। तो ए निषेचन के समय, बी जब शुक्राणु पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है, सी जब शुक्राणु अंडाणु के कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रविष्ट होता है, डी जब शुक्राणु का अग्रपिंडक एक्रोसोम अरियक्रीट यानी कि कोरोना रेडिटा पर अपने एंजाइम मोचित करता है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन अंडाणु का दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो संपन्न होता है वो होता है इसमें जब शुक्राणु अंडाणु के कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में प्रविष्ट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में इसका विकल्प को क्या करना है, लिखना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें 325 लघु बीजाणु जनक मात्र कोशिकाओं की
लघु बीजाणु जनन प्रक्रम द्वारा बनने वाले पराग कणों की सही संख्या को दर्शाया गया है। 4 ऑप्शन है 325, बी 650, सी 1300 और डी 975। तो सही विकल्प आपको यहाँ पर चयन करना है और ये पूछा गया है कि 325 लघु बीजाणु जनक यानी कि मात्र कोशिका, अगर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है तो परागकण कितने बनेंगे। तो हम जानते हैं कि जब एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, केवल एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है तो कितने बनते हैं, 4 परागकण बनते हैं, 4 परागकण बनते हैं। और यहां पर पूछा गया आपको 325 लघु बीजाणु जनक मात्र कोशिका, तो जब एक लघु बीजाणु जनक मात्र कोशिका के लघु बीजाणु जनन प्रक्रम के द्वारा जब 4 परागकण बनते हैं तो 325 मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 4 बराबर आपका हो जाएगा 0, 4 दूनी 8 10 को 0, 4 तिया 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1300 परागकण। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, जो अंग्रेजी में है जो छात्र छात्राएं एग्जाम देते हैं वो इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। ये हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। तीसरा प्रश्न है, नीचे 2 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ में एक में 4 गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम दिए गए हैं तथा स्तंभ 2 में इन युक्तियों के गर्भ निरोधी तरीकों को दर्शाया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें गर्भ निरोधक युक्तियों को उनके कार्यों के साथ सही ढंग से सुमेलित किया गया है। तो यहाँ पर 2 स्तंभ हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2, और एक स्तंभ 1 में गर्भ निरोधी युक्तियां दे रखी हैं और स्तंभ 2 में उनका कार्य का तरीका दिया हुआ है। तो हमको इसमें सही मिलान करना है और नीचे जो विकल्प दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी, उसको सही चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है पी लिपलेस लूप, क्यू मल्टीलोड 375, आर त्वचा के नीचे अंतर्रूप और एस सहेली। कार्य का तरीका यहाँ पर दिया हुआ है, अंडोत्सर्ग का संदमन, दूसरा गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया, तीसरा गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की मोटाई बढ़ाना और चौथा दिया है गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का प्रतिरोधी बनाना। तो इसको सही करने का जो तरीका है, आप सबसे पहले जो आपको जो स्तंभ 1 में और स्तंभ 2 में जो आपको सही सही मालूम है पहले उसको मिलान कीजिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है सहेली, और हम जानते हैं कि जो सहेली है ये क्या कार्य करता है, सहेली का काम होता है कि अंडोत सर्जन का संदमन करना, यानी कि एस का पहला, यानी कि ये एस जो है किसके साथ मिल जाएगा। अब हमें इस ऑप्शन में हमको देखना है कि एस का पहला किस किस में है। एक तो ऑप्शन ए में हमको दिख रहा है और एक ऑप्शन डी वाले में दिख रहा है। बी और सी आपका एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ए और डी आपका बच गया। उसके बाद आप यहाँ पर जो है देखेंगे पी को हम अगर लिपलेस लूप को हम मिलाते हैं तो लिपलेस लूप का काम होता है गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया। क्लियर। क्यू मल्टीलोड 375 है, मल्टीलोड 375, तो ये जो है कि गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का प्रतिरोधी बनाता है, यानी कि क्यू का 4। अब हम देखें पी का 2, पी का 2 कौन सा है, पी का 2 यहाँ है, बिल्कुल यहाँ पी आई भी है, तो सीधे सीधे यहाँ पर हमारा जो है ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और जो हमारा बचा P2QIV R3S1। तो इस प्रकार हमने मिलान किया तो सही विकल्प हमको मिला ए,
तो राइट आंसर यहां पर हो जाना चाहिए ए। तो लिपलेस लूप, जो लिपलेस लूप है, पी का 2, पी के लिए जो है क्या है 2, क्यू के लिए जो है 4, आर के लिए जो है क्या हो जाएगा आपका तीसरा, और सहेली जो कि अंडोत्सर्जन का या अंडोत्सर्जन जो सर्जन है या ओव्यूलेशन है उसको क्या करता है, संदमन करता है, तो ये हो जाएगा सहेली 1। तो राइट आंसर आपका है यहाँ पर कौन सा, ए, पी का 2, क्यू चौथा, आर 3 और एस 1। अगला क्वेश्चन है, जिस फसल का सर्वप्रथम पूर्ण जीनी अनुक्रम किया गया वह है। 4 ऑप्शन है, गेहूं, तंबाकू, धान यानी कि चावल, और डी कपास। तो इस चौथा जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा धान यानी कि राइस, चावल। ये सही आंसर यहां पर होगा, जिसका सर्वप्रथम पूर्ण जीनी अनुक्रम किया गया था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए व्यवस्थापक निरूपण में दर्शाए अनुसार असीम केंद्रीय में अनुलेखन प्रक्रम में सम्मिलित स्थल x, ये x, फैक्टर y यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे, फैक्टर y तथा एंजाइम ये z, इसको क्या करनी हमको पहचान करनी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए समापक, सिग्मा और RNA पॉलीमरेज, ये एंजाइम्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये फैक्टर y है, ये स्थल x दिया है। बी वाला जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, उन्नायक रो RNA पॉलीमरेज, सी उन्नायक सिग्मा RNA पॉलीमरेज, डी उन्नायक सिग्मा और DNA पॉलीमरेज। तो यहाँ पर X जो है ये हो जाएगा आपका प्रोमोटर, Y आपका जो है सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर, और जो Z है वो RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। तो इस प्रकार से हम जो सही आंसर यहां पर हम देख पा रहे हैं, तो ये होगा आपका कौन सा, सी वाला राइट आंसर। उन्नायक, एक्स जो है उन्नायक, वाई सिग्मा, और एंजाइम के रूप में यहाँ पर RNA पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, DNA उंगलीछापी तकनीक द्वारा प्राप्त एक बच्चे X तथा 3 अन्य व्यक्तियों 1, 2 और 3 के DNA प्रोफाइलों का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस बच्चे X के संभावित जनक होने को दर्शाता है। तो यहाँ पर नीचे एक DNA प्रोफाइल यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें X एक बच्चा है और उसमें 3 व्यक्ति दिए हुए हैं। ये X यहाँ पर बच्चा हो गया, यहाँ पर 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, और ये पूछा गया है कि X के संभावित जनक कौन से होंगे, और नीचे 3 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। तो A 1 तथा 2, B 2 तथा 3, C 1 तथा 3 और D केवल 3। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो काली पट्टियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये काली पट्टियां जो आपको दिख रही हैं, तो यहाँ पर ये X ये बच्चे की जो है DNA प्रोफाइल है, ये जो है व्यक्ति 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है। तो हमें इस बच्चे के साथ इन तीनों व्यक्तियों के ये प्रोफाइल की जो पट्टियां हैं इनको क्या करना है, आपस में मिलाना है। हम देखेंगे कि जिसके सबसे ज्यादा मिलेंगे तो वो जो है क्या है, उस बच्चे का क्या होगा, संभावित जनक हो सकता है। तो आप देखिएगा और मिलान करें, और हम सीधे यहाँ पर जो है आंसर पर आते हैं कि सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही है, क्योंकि व्यक्ति 1 और व्यक्ति 3 के साथ बच्चे का DNA प्रोफाइल ज्यादा मिल रहा है, तो ये संभावित जनक हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही है। 7वां प्रश्न है,
जिराफ की गर्दन की लंबाई के संबंध में प्राकृतिक वर्ण के प्रक्रम को सही ढंग से परिभाषित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो जिराफ की गर्दन की लंबाई से संबंधित प्राकृतिक चयन के प्रक्रम को आपको सब परिभाषित करना है और सही विकल्प चयन करना है। ये एक ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। ये जिराफों की संख्या, ये जिराफों की संख्या, ये जिराफ की गर्दन की लंबाई, ये जिराफ की गर्दन की लंबाई। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ए है स्थायी कारक वर्ण, क्योंकि लंबी गर्दन वाले जिराफों का उत्तरवर्ती वर्ण होता है। क्या ये सही है? दूसरा देख लेते हैं, विदारक वर्ण, क्योंकि छोटी तथा लंबी गर्दन वाले जिराफों का वर्ण होता है। सी दिशात्मक वर्ण, ये बिल्कुल दिशात्मक वर्ण, क्योंकि लंबी गर्दन वाले जिराफों का वर्ण होता है। ये बिल्कुल सही है, सी। चौथा देख लेते हैं, स्थायी कारक वर्ण, क्योंकि गर्दन की मध्यम लंबाई वाले जिराफों का वर्ण होता है। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है, इसका 2 ऑप्शन सही है, सी और डी। तो सी भी सही है और डी भी आपका सही है यहाँ पर। तो सी और डी 2 ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में डीएनए के निम्नलिखित में से किस नमूने से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पीसीआर, फुल फॉर्म यहाँ पर इसका ये हो जाएगा, P4 स्टैंड फॉर जो है पॉलीमरेज, C स्टैंड फॉर चेन और R स्टैंड फॉर रिएक्शन। तो ये हो जाता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के दौरान वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एक आपका यहाँ नमूना, यहाँ पर विकृतीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला तापमान और प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाला एंजाइम। तो ये है नमूना 1, उच्च तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो है जो एंजाइम्स है प्रसार के लिए उपयोग किया जाने वाला ताप स्थायी थर्मोस्टेबल। 2 नमूना मंद तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप स्थायी। और चौथा यहाँ पर दिया है, तीसरा दिया है मंद तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप प्रतिरोधी। और चौथा ऑप्शन है उच्च ताप 90 डिग्री सेंटीग्रेड और ताप अस्थायी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो तापमान है यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। अब इन दोनों में से हम देखें तो जो तापमान है ताप स्थायी, जबकि यहाँ अस्थायी है। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए, उच्च तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड और ताप स्थायी यानी कि थर्मो स्टेबल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरएनए अंतक्षेप प्रक्रिया के दौरान वांछित जीन को निष्क्रिय करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, डीएस डीएनए, बी डीएस आरएनए, सी आरडीएनए और डी डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला डीएसआरएनए। तो ये राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित जैव उर्वरकों में से कौन सा जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? नहीं करता है। तो 4 ऑप्शन है, ए आसिलेटोरिया, बी राइजोबियम, सी एजोस्पाइरिलम और डी ग्लोमस। तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ग्लोमस। तो डी ऑप्शन इज राइट, ग्लोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये अंग्रेजी में दिया है, तो जो अंग्रेजी के मीडियम वाले जो छात्र हैं वो यहाँ पर जो है देख सकते हैं इसको। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर स्तंभ दिए हैं, एक स्तंभ और 2 स्तंभ। स्तंभ 1 में 4 एंजाइम्स हैं और स्तंभ 2 में एंजाइमों को कार्य दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करना है, सही मिलान हमें करना है और नीचे जो विकल्प दिया हुआ है 4, उन विकल्पों में से हमको सही विकल्प चयनित करना है। ठीक है, तो स्तंभ 1 में देख लेते हैं कौन कौन एंजाइम्स हैं। डीएनए लाइगेज, प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस, टैग पॉलीमरेज और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पर स्तंभ 2 में प्रकार इनके दिए हैं, इनके फंक्शन दिए हुए हैं।
डीएनए के छोरों से न्यूक्लियोटाइड्स को हटाता है, डीएनए टेम्पलेट पर प्राइमर को विस्तारित करता है, डीएनए खंडों को जोड़ता है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है। तो मैंने आपको कहा था कि इस प्रकार के प्रश्नों को जब आप हल करते हैं तो सबसे पहले उस ऑप्शन को देखिएगा जो आपको आ रहा हो। तो जैसे हमें यहाँ पर डीएनए लाइगेज, तो लाइगेज का काम क्या होता है कि जो डीएनए खंड होते हैं उन खंडों को क्या करता है, वो जोड़ता है। ठीक है, तो पी का कौन सा हो जाएगा, पी का तीसरा। अब हम ऑप्शन में आइए, पी का तीसरा कहां पर है, पी का 1, इसको भी आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। पी का 1 ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, पी का आई भी ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और डी वाले में पी का 3 है, तो पूरा का पूरा आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो ऑप्शन डी। तो यहाँ पर पी का तीसरा, क्योंकि डीएनए लाइगेज ये क्या करता है, डीएनए खंडों को जोड़ता है। प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियोटाइडों को हटाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक। टैग पॉलीमरेज इसका हो जाएगा दूसरा, और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो कि क्या करता है, डीएनए को विशिष्ट भीतर से विशिष्ट स्थलों पर काटता है, तो इसका ये हो जाएगा चौथा। तो एस का 4, आर का 2, क्यू 1 और पी 3। तो राइट आंसर यहां पर जो है क्या है, डी वाला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है, सहभोजिता के उदाहरण हैं। तो आपको पहले तो सहभोजिता का आपको क्या है, डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। सहभोजिता में क्या है कि एक पार्टनर को, जो एक सहयोगी है, एक को तो क्या होता है लाभ, और दूसरा जो सहयोगी है उसको न तो लाभ और न ही हानि, न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। केवल एक ही पार्टनर को वहां पर लाभ होता है, और दूसरा जो सहयोगी है उसको मैंने क्या कहा, न तो लाभ न ही हानि। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उस सह संबंध को कहा जाता है सहभोजिता। तो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, और देखना है कि किस किस में सहभोजिता है। पहला है आम के वृक्ष पर उगने वाला ऑर्किड, ये लगभग सही लग रहा है। दूसरा है कोयल, कुक्कू पक्षी तथा कौवा, ये नहीं लग रहा है। तीसरा है नेरियम के वृक्ष पर उगने वाला कसकटा, ये भी नहीं लग रहा है। व्हेल पर रहने अर्थात आवास करने वाला वार्निकल, ये लगभग जो है कि ये सही लग रहा है ये। अब देखिए कोयल, पक्षी तथा कौवा, इनके बीच जो सह संबंध है ये सहभोजिता का नहीं है, ये सहभोजिता का उदाहरण नहीं है। नेरियम के वृक्ष पर उगने वाला कसकटा, ये भी सहभोजिता का उदाहरण नहीं है, ये परजीविता का है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आम के वृक्ष पर जो ऑर्किड उगता है, ऑर्किड आम के वृक्ष पर केवल आधार सपोर्ट के लिए उगता है। वो आम के पेड़ से किसी प्रकार से भोजन या उसको हानि आदि नहीं पहुंचाता, वो केवल सपोर्ट के लिए। और इससे ऑर्किड को तो लाभ तो हो रहा है क्योंकि उसको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो आम का वृक्ष है उससे को ऑर्किड से न तो लाभ न ही हानि। तो पहला और चौथा सही है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख पा रहे हैं बी वाला, पहला और चौथा, ये आपको अपने उत्तर पुस्तिका में इसको राइट आंसर के रूप में लिखना है। तो 12 क्वेश्चन आपके बहुविकल्प होंगे और 13 से 16 तक कथन और कारण वाले प्रश्न होते हैं। इसमें एक कथन दिया होगा असर्शन, और एक उसमें उसका रीजन दिया होगा, और उसमें से हमें क्या करना होता है कि 4 ऑप्शन है। पहला इसमें है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अगर ऐसा है तो ये ऑप्शन होगा। इसी प्रकार भी अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं परंतु आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और अभिकथन ए सही है परंतु आर यानी कि कारण गलत है,
या डी अभिकथन ए गलत है परंतु कारण यानी कि आर सही है। तो आइए देखते हैं इसमें 13वां प्रश्न हमारे पास है अभिकथन के रूप में दिया हुआ बर्रे की एक जाति तथा अंजीर की एक जाति का जीवन चक्र एक दूसरे के बिना पूरा नहीं होता है। ये है कथन यानी कि अभिकथन असर्शन दिया हुआ है। बर्रे की एक जाति तथा अंजीर, अंजीर आपको मालूम है इसमें जो है कि है कीटों के द्वारा परागण होता है यानी कि कीटों द्वारा पॉलिनेशन होता है और इसके लिए जो है कि है यहाँ पर काम करता है बर्रा। तो बर्रे की एक जाति तथा अंजीर की एक जाति का जीवन चक्र एक दूसरे के बिना पूरा नहीं होता है। तो लगभग यहाँ पर हमें कथन बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, कारण देख लेते हैं। जब बर्रे अंडे देने के लिए अंजीर के पुष्प क्रम में प्रवेश करते हैं तो बदले में अंजीर के पुष्पों का परागण भी हो जाता है। ये भी सही लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए वाला ऑप्शन हमारा है, ए वाला जो ऑप्शन इसमें से इन चारों में से ये जो चार यहाँ पर दिए हुए हैं कौन सा है? बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो हिंदी में भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसको आपको अपने कॉपी में इस प्रकार लिख लेना है। तो ये ए वाला सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन यानी कि अभिकथन असर्शन की क्या कर रहा है? सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोशिका का, ये कथन यहाँ पर दिया है कोशिका का पूर्ण डीएनए में स्थित अनुक्रम ज्ञात करने के लिए इसे विलगित करके छोटे छोटे यादृच्छिक खंडों में बदल या काट देते हैं। बिल्कुल, कारण डीएनए एक बहुत लंबा बहुलक है, ये बहुत लंबा बहुलक बिल्कुल है। तो ये भी जो है आपका राइट हो जाएगा ए वाला, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कौन सा वाला ऑप्शन है? ए, ऊपर देख लीजिएगा जरा। ए अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं और आर यानी कि कारण अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका भी ए आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए इसे आवृत झिल्ली से मुक्त करने की आवश्यकता होती है। कारण क्या है? इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक पादप कोशिका को काइटिनेज द्वारा संसाधित यानी कि उपचारित किया गया है। तो यहां पर ये जो है असर्शन तो सही लग रहा है लेकिन कारण में कुछ गड़बड़ी है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन सी यानी कि असर्शन ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। यानी कि ऊपर देख लीजिएगा, हिंदी वाले में भी आप देखेंगे, हाँ सी अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। तो सी ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। ठीक, अगला है डार्विन ने दर्शाया कि हाथी जैसा धीमी गति से वृद्धि करने वाला प्राणी भी विशाल संख्या तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल दर्शाया था। कारण है आवास में जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जाति में अपनी जन्मजात क्षमता को प्राप्त करने की योग्यता होती है। तो ये भी जो है कि है सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो इसका भी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो जीव विज्ञान सैद्धांतिक थ्योरी वाला जो पेपर है 70 नंबर का, उसमें खंड को के तहत दिए गए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उन पर हमने चर्चा की। खंड ख 17 से लेकर के आगे के प्रश्नों पर फिर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में जल्द ही। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें।
अपने कॉपी में लिखें और इनकी तैयारी करें कि किस प्रकार से इनका आंसर ये निकल करके आ रहा है। इसके अलावा भी और अन्य क्वेश्चन आपको देखने हैं और मैंने अभी प्रत्येक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं जो कि जल्द ही आपको यहाँ पर डिस्कस या आपको जो है दिया जाएगा या डिस्कस किया जाएगा या जैसा भी कंडीशंस होंगी, लेकिन तैयारी आपको ही अधिक करनी है। तो आप मेहनत करें, अच्छे मार्क्स प्राप्त करें और सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा है उसको अच्छे नंबरों से क्वालिफाइड करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ नेक्स्ट सीजन में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।